नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको एमजे कॉलेज कावड़ा ऑनलाइन क्लास की सुविधा दे रहा है और आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने बीए पार्ट सेकंड का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अन्य नाम क्या है? एक नाम तो उद्देशिका के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना को अपने उद्देशिका कहते हैं और प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रेम्बल कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रेम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं इसे? प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय, प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का परिचय। संविधान की शुरुआत सामान्यतः प्रस्तावना से होती है। शुरुआत है जो भी संविधान की वो सामान्यतया प्रस्तावना से ही होती है। सबसे पहले प्रस्तावना आती है और प्रस्तावना के अंदर संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है प्रस्तावना में कि क्या क्या संविधान के अंदर अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और क्या उसके उद्देश्य होंगे। ये प्रस्तावना में दी गई बातें हैं। प्रस्तावना में संशोधन, देखो अभी हमने देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन एक बार। अब तक कितनी बार? एक बार। ये बात ध्यान रहेगी। प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत क्या जोड़ा या घटाया गया? तो इसमें जोड़े गए, जोड़ा क्या? 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? अब दोबारा थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन था, 1976 था सन। इसमें जोड़े गए 3 शब्द क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका पर या प्रस्तावना पर प्रभाव, ठीक है, यहां तक बात समझ आई। उद्देशिका पर प्रभाव या प्रस्तावना पर प्रभाव, किस किस का प्रभाव पड़ा प्रस्तावना पर? तो एक तो आप ध्यान रखेंगे भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, इसका प्रभाव पड़ा जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का इन्होंने 13 दिसंबर 1946 में ये दिया था, इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा है यूएसए या अमेरिका, यूएसए के संविधान का, यूएसए के संविधान का, इससे क्या लिया गया? विचार। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? तो यूएसए से, अमेरिका से। फिर है प्रस्तावना की भाषा, जो भाषा है वो किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? भाषा। किसकी प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इससे आगे अपने देखेंगे कि प्रस्तावना के अंदर जो मुख्य मुख्य तत्व दिए गए हैं या जो आदर्श दिए गए हैं वो क्या क्या है? मुख्य तत्व, आदर्श क्या? तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व, आदर्श या लक्ष्य। मुख्य तत्व, प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो इसमें एक तो देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखो प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के लोगों ने मिलकर संविधान को अंगीकृत, संविधान को, भारत के लोगों ने मिलकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ठीक है, कब किया ये बात भी ध्यान रखना भी, संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। देखो ये तो है इंग्लिश महीने की तारीख। जो अपने हिंदी महीने की तारीख है उसके अकॉर्डिंग पूछ ले भी कब इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो मार्गशीर्ष, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, विक्रमी संवत 2006। शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006। तो ये हिंदी महीने की तारीख थी। ठीक है, मार्गशीर्ष मिंसर का महीना था, सातम थी, ठीक है, शुक्ल पक्ष की, और संवत था 2006। इस टाइम अपने संविधान को अंगीकृत किया गया, किसके द्वारा? भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, खुद को समर्पित किया गया। तो इसके तहत तीन बातें स्पष्ट होती है। इसके तहत तीन बातें स्पष्ट होती है। जो ये कोटेशन है, भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, इसके तहत तीन बातें भी। अंतिम प्रभुसत्ता, भारत की अंतिम प्रभुसत्ता है संविधान द्वारा किसे दी गई है? अंतिम प्रभुसत्ता, अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में, भारतीय जनता में निहित है। संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। संविधान की निर्माता, संविधान की निर्माता या संविधान के निर्माता भारतीय जनता है। संविधान के निर्माता भी कौन है? भारतीय लोग, भारतीय जनता। निर्माता भी भारतीय जनता है। और ये संविधान है किसकी इच्छा का परिणाम है? किसकी इच्छा का परिणाम। तो ये संविधान है जो भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय जनता की, भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। तो देखो, हम भारत के लोग, ये वाक्य है, इससे प्रस्तावना अपनी शुरू होती है। तो हम भारत के लोगों ने मिलकर क्या किया? संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया। मिंसर का महीना था, शुक्ला सप्तमी थी, ठीक है, विक्रमी संवत 2006 उस वक्त चल रहा था। इस बात से हम भारत के लोगों ने
इसको आत्मात्मिक अधिनियमित और अंगीकृत किया। इस बात से क्या पता चलता है? 3 बातों का पता चलता है कि अंतिम प्रभुसत्ता किसमें है? भारतीय जनता में है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय जनता। और ये जो भारतीय संविधान है ये किसकी इच्छा का परिणाम है? तो ये भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। अब आगे अन्य तत्व देखो, भारत को घोषित किया गया है कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत को घोषित किया गया है अपनी प्रस्तावना में, संविधान के द्वारा। ठीक है, भी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। तो इसमें यहां ध्यान रखना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये बात दी गई है, इसका क्या मतलब रहेगा कि भारत पर किसी भी विदेशी देश का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र में स्वयं अपनी मर्जी का मालिक होगा। समाजवादी, देखो जब संविधान लागू होता है उस वक्त ये समाजवादी शब्द नहीं था और पंथ निरपेक्ष शब्द भी नहीं था। ये दोनों 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया 1976 में। भी जैसे जो भी भारतीय संपत्ति है वो सभी भारतीयों की होगी, उस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा, इस प्रकार की ये बात थी। पर भारत में समाजवाद को भारतीय मॉडल के रूप में अपनाया गया, मिश्रित व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है। भारत पूर्णतः समाजवादी नहीं अपनाया गया। पंथ निरपेक्षता, देखो भारत शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष देश था, पर प्रस्तावना में ये बात या संविधान में ये बात उल्लेखित नहीं थी। ये बात 1976 में संविधान में प्रस्तावना में जोड़ दी गई। तो पंथ निरपेक्ष का दूसरा मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, तो भारत किसी भी एक धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा। भारत का स्वयं का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से वो मानेगा। तो ये बात 1976 से संविधान में जोड़ दी गई। लोकतंत्रात्मक, भारत लोकतंत्र है, जनता का शासन है, भारतीय जनता का शासन है। लोकतंत्र है, राज्य या राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब जो राज सत्ता है, जो सरकार चलाना है, उसका प्रयोग जनता के द्वारा, राज सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा, परंतु डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करके, प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसे आप एमपी एमएलए चुनते हैं, वो राजसत्ता का प्रयोग करते हैं, पर वो चुने किससे जाते हैं? जनता के द्वारा। तो जनता अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का प्रयोग करती है, अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का प्रयोग
करती है। अब अन्य है गणतंत्र। गणतंत्र या गणराज्य लिखा जाता है, तो भारत एक गणतंत्र होगा, ये बात भी संविधान में है। तो गणतंत्र का मीनिंग क्या है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष है, जो सर्वेसर्वा है, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति। तो वो वंशानुगत न होकर क्या होगा? निर्वाचित, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, उसे गणतंत्र कहेंगे। लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, वोट डाले जाते हैं, पर अपने नहीं देते राष्ट्रपति में वोट डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वोट दिए जाते हैं। अपने द्वारा यहाँ का जो एमपी है, एमएलए है, वो वोट डालते हैं, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसे गणराज्य कहा जाएगा। ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है जो लोकतंत्र है, पर वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है, पर भारत में उसका बिल्कुल उलट है, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। अब आगे अपनी बात करेंगे, प्रस्तावना में और क्या बातें दी गई है। प्रस्तावना में दिए गए 3 न्याय। देखो न्याय, प्रस्तावना में न्याय का विचार किया। कितने न्याय हैं प्रस्तावना में? 3। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है कौन सा? राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। इस सामाजिक न्याय का मेन ये रहेगा कि सभी लोग भेदभाव न करें, सभी लोग आपस में भेदभाव न करें, न सरकार करे न आपस में लोग करें। तो सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगा जब हम भेदभाव नहीं करें, छुआछूत वगैरह नहीं करें, तब सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय भी ये रहेगा कि साधन संपन्न जो लोग हैं, जो शक्तिशाली है, पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो निर्धनों का शोषण न करें, उन्हें पर्याप्त रूप से पेमेंट दें, जैसे मतलब वेतन, कम वेतन में काम न करा के पर्याप्त वेतन दें, और अन्य भी प्रकार का शोषण उनका न करें, गंभीर परिस्थितियों में उनका शोषण नहीं किया जाए। तो आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। और ये आर्थिक न्याय की स्थापना किस प्रकार के राज्य में होती है? कल्याणकारी राज्य में, लोक कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार की स्थापना होती है। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय भी ये है कि सभी व्यक्तियों को अवसर दिया जाए कि वो अपने चुनाव में भाग ले सके, चुनाव में भाग, जैसे एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं, पंच सरपंची के चुनाव होते हैं, उनमें सब लोगों को पर्याप्त अवसर मिले और वो अपना स्टेटस सुधार सके, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार के न्याय, ये याद रखना भी प्रश्न आ जाते हैं छोटे भी। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब अपनी बात करेंगे स्वतंत्रताएं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रता, तो कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, इसके अलावा उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है प्रस्तावना में, ठीक है। विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, आपके विचारों से किसी को ठेस न पहुंचे। अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ मत से लिया गया है, मत मतलब वोटिंग वगैरह करना, आप अपना मत किस वे में देते हैं, तो आप अपना मत देने की स्वतंत्रता है। विश्वास, आप अपने विश्वास के अनुसार काम कर सकते हैं। धर्म, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। उपासना,
आप अपने धर्म की उपासना या अपने इष्ट की उपासना किस रूप में करते हैं। कुछ तिलक लगा के करते हैं, कुछ लेट के करते हैं, कुछ सो के करते हैं। जैसे भी प्रकार से आप करना चाहें उस हिसाब से आप अपने इष्ट की उपासना कर सकते हैं, मतलब आपको स्वतंत्रता रहेगी। ये नहीं आपको कहेगा कोई इस प्रकार से आप इसकी उपासना करो। अपना धर्म है, अपना इष्ट है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार उपासना कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं 5 प्रकार की ये स्वतंत्रताएं थी। अब समानता। समानता कितने प्रकार की दी गई है, तो 2 प्रकार की समानता है। एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। प्रतिष्ठा की समानता या समता, प्रतिष्ठा की समता, और दूसरी है अवसर की समता या समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता है कि आपको ये देखो इस पे डिपेंड करती है, आपको पूर्ण अवसर दिया गया, चाहे आप राजनीति में जाए, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाए या कोई व्यवसाय करें, उसके द्वारा आप कोई अवसर दिए गए और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपने अपना स्टेटस, अपनी प्रतिष्ठा सुधार ली। तो ये जो समानता है ये अवसर की समानता पर निर्धारित है कि आपको अवसर नहीं मिले तो आप अपनी प्रतिष्ठा किस प्रकार से सुधारेंगे। तो आपको अवसर दिए जाएंगे, उस अवसर के का लाभ उठाते आप अपनी प्रतिष्ठा में सुधार करेंगे। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दी गई है, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। और देखो इसमें क्या बात कही गई है, बंधुत्व या भ्रातृत्व। तो ये बात इसमें बोली गई है कि आप किस प्रकार के काम करें कि आपका भाईचारा बढ़े। ठीक है, भाईचारा बढ़े। ठीक है, इस प्रकार के कार्य करें कि आपका भाईचारा बढ़े। इसकी देखो प्रेरणा है, प्रेरणा कहां से ली गई है, जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र हुआ था वह अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 इससे इसकी प्रेरणा ली गई कि इसमें इस प्रकार की बातें कही गई थी, भाईचारे को बढ़ाया जाए। उससे प्रेरणा लेते हुए अपने संविधान बनाने वालों ने ये विचार दिए थे। ठीक है, तो समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, और बंधुता या भाईचारा ये बढ़ाए रखें और अपना देश आगे बढ़ सके। इसमें और बात की व्यक्ति की गरिमा भी आप समानता किस प्रकार से बढ़ाएंगे, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बढ़ाने की भी बात कही गई है। देखो व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे और राष्ट्र की एकता बढ़ाने वाले ही कार्य करेंगे। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हुए राष्ट्र की एकता बढ़ाने का काम करेंगे। कि आप एक तो सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन चीजों से, जातिवाद, इन चीजों से आप दूर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या भाव रखेंगे अपने मन में, राष्ट्र की एकता का, व्यक्ति की गरिमा का भाव रखते हुए भारत को सुदृढ़ बनाएंगे। अब इसमें 2-4 बातें और कर लेते हैं। इसमें कुछ कथन कहे गए हैं प्रस्तावना के बारे में, तो उनमें भी देखें कथन, ये प्रस्तावना को क्या बोला गया है। तो ये के एम मुंशी, इन्होंने क्या बोला, प्रस्तावना नीतिक कुंडली, प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है या जन्म पत्री है। और एन ए पालकी वाला इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना एक परिचय पत्र है।
परिचय पत्र है, आइडेंटिटी है, परिचय पत्र है। इस संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आप प्रस्तावना को देख लोगे तो लगभग संविधान का आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एक अपने पहले प्रधानमंत्री JL नेहरू, इन्होंने भी कुछ बोला प्रस्तावना को, तो इन्होंने बोला प्रस्तावना संविधान की हृदय तथा हृदय और आत्मा है। हृदय और आत्मा है। तो ये ध्यान रखना कि हृदय और आत्मा किसने बोला है? किसे प्रस्तावना को? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। और सीधे ही आत्मा का बात आ जाए तो ठाकुरदास भार्गव ने बोला है। एन.ए. पालकीवाला ने यह प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या जन्म पत्र किसने कहा है? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। और परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। देखो पी से याद रख लेना परिचय पत्र, पैसे पैर मिलाते हुए याद रखना। N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र बोला है और के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली बोला है। आगे थोड़ी और न्याय का विचार, न्याय का विचार, ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से लिया है। रूस की बोल्शेविक क्रांति, इससे लिया गया है न्याय का विचार। ठीक है। और प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये किसमें बोला गया है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात किसने बोली है? भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये 1960 में कहा बेरुवारी बाद में। बेरुवारी बाद, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये प्रश्न आ सकता है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस वाद में कहा गया है? तो बेरुवारी वाद में कहा गया है। 1960 का वाद है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस बात में बोला गया है? तो ये है 1973 का है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद। तो यहाँ अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। धन्यवाद।